हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर आप सभी का आपके अपने चैनल आपके अपने परिवार शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग जो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला चला रहे हैं उसमें आज हिंदी की ये सेकंड श्रृंखला होगी, सेकंड सीरीज है हिंदी की, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण जो आपके बिहार टीचर में है, बिहार पुलिस में है, उत्तर प्रदेश पुलिस में है, जो हिंदी की क्वेश्चन है, आज हम लोग 20 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है आज का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कह रहा है प्रत्युपकार। कौन सा भैया? प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग निहित है? आप सभी को पता होगा कौन सा उपसर्ग निहित है। आप मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग निहित है। बी है, प्र है, प्रति है, उप है। तो बताइए इसका कौन सा, इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा भैया? तो जो ये लिखा जाता है ये प्रति प्लस उपकार करके लिखा जाता है, अर्थात इसमें उपसर्ग पूछा है। उपसर्ग आप जानते हैं किसे कहते हैं? जो पहले रखते हैं। कहाँ रखते हैं? उपसर्ग जो होते हैं वो कहाँ रखते हैं? उपसर्ग हमेशा कहाँ रखते हैं? उपसर्ग हमेशा पहले रखते हैं। कहाँ रखते हैं? पहले रखते हैं। कहाँ रखते हैं भैया? पहले। तो प्रति प्लस उपकार होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर मैं पूछूं प्रत्यय कहाँ रखते हैं, तो प्रत्यय हमेशा कहाँ रखते हैं? बाद में रखते हैं। प्रत्यय बाद में रखते हैं, उपसर्ग पहले रखते हैं। ठीक है भैया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कूप मंडूक होना का अर्थ क्या होता है? आप बहुत सुने होंगे, लोग गाँव में कहावत भी कहते हैं कि कूप मंडूक हो गए हैं। क्या हो गए हैं? कूप मंडूक होना। तो आप मुझे बताइएगा कूप मंडूक होना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कूप मंडूक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन है घर में ही रहना, कुएं में गिरना, मूर्ख होना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कूप मंडूक होना का राइट आंसर क्या हो गया? आप जानते हैं कि अत्यंत सीमित ज्ञान का होना क्या कराता है? कूप मंडूक होना मतलब कुएं का ही मेढक होना। उसको मतलब वो एक सीमित क्षेत्र में होता है, जिसे हम कहते हैं अति सीमित क्षेत्र में होना या फिर अत्यंत सीमित ज्ञान होना। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? आप मुझे बताइएगा कि मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। तो मक्खी शब्द का तत्सम रूप होगा मच्छिका होगा, माछी होगा, मच्छी होगा, मच्छिका होगा। बताइए तत्सम आप समझते हैं ना? तत्त मतलब उसके अर्थात संस्कृत के सम मतलब समान। जो संस्कृत की क्या है? समान है, उसे तत्सम कहते हैं। तद्भव जो होता है जिसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है उसे तद्भव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। अभी मैं इन सभी की एक चीज़ बचाऊँगा जब हम लोग लेकर आएंगे पूरा डिस्क्रिप मतलब पूरा का पूरा विधिवत क्लास लेकर आएंगे, थ्योरी वाली क्लास लाएंगे, तो उसमें हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। अभी आप इसका राइट आंसर बताइए। मक्खी का जो होगा वह तत्सम शब्द क्या होगा? जो संस्कृत के समान होगा वह शब्द कौन होगा? आप मुझे जल्दी से इसका आंसर करेंगे भैया। इसका क्या होगा? मच्छिका होगा, माछी होगा, मच्छी होगा, मच्छिका होगा। तो आप सब जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे भाई? इसका राइट आंसर जो होगा मच्छिका होगा। क्या होगा? मच्छिका। क्या होगा? मच्छिका। माछी मत कर दीजिएगा, गांव में माछी माछी कहते हो तो निपट जाएंगे। मक्खी है ये, माछी नहीं है। ये क्या है? मक्खी है। मक्खी का क्या हो जाएगा? मच्छिका हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फेंक कर चलाने वाला हथियार क्या कहलाता है? इसको भी तो बहुत बार आप सब जानते होंगे, बहुत बार इन सब क्वेश्चन को वर्णन किया गया है। देखिए एक होता है अस्त्र और एक होता है शस्त्र, दोनों में थोड़ा सा समझिएगा। एक होता है अस्त्र और एक होता है शस्त्र। क्या होता है? अस्त्र होता है, शस्त्र होता है। जो फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं, जो फेंक कर मारा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे अस्त्र कहते हैं। और जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे शस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे शस्त्र कहते हैं। तो फेंक कर चलाया जा रहा है, यहाँ एग्जाम में क्या पूछा, आपकी क्वेश्चन में क्या पूछा है? फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर फेंक के चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। अगर आपसे पूछे हाथ में पकड़ के जो चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे शस्त्र कहते हैं। जिसे हाथ में पकड़ कर चलाया जाए, हाथ में पकड़ कर जो चलाया जाए भैया उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग शस्त्र कहेंगे। ठीक है, और जो फेंक के चलाया जाता है उसे क्या कहेंगे? उसे अस्त्र कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? देखिए ये क्वेश्चन अगली बार जो पेपर कैंसिल उसमें टेट में आया था। कहाँ आया था? ये टेट में क्वेश्चन पूछा गया है। ये यूपी टेट का क्वेश्चन है। आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा।
दो पर्वतों की भूमि को क्या कहा जाता है? दो पर्वतों की भूमि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है उपका कहा जाता है, उपत्यका कहा जाता है, नंबर एक घाटी कहा जाता है, द्रोण कहा जाता है, या बेसिन कहा जाता है। आप मुझे बताइएगा दो पर्वतों के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो जैसे मान लीजिए एक पर्वत ऐसे करके ये वाला हो गया इधर, और एक पर्वत ऐसे करके इधर वाला हो गया, तो इनके बीच का जो क्षेत्र होता है इसको क्या कहते हैं, यही पूछा गया है। तो दो पर्वतों के बीच का जो क्षेत्र होगा उसे क्या कहेंगे? उसे उपत्यका कहेंगे। क्या कहेंगे? उपत्यका कहा जाता है। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कहता है कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे? बताइए दीजिएगा। कवि जो बिहारी हैं वो मुख्यतः किस रस के कवि हैं? भैया जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जितना भी हम आपको बता रहे हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आप बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़िएगा। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? जो कवि बिहारी हैं मुख्यतः किस रस के कवि हैं? ऑप्शन है करुण रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस, या फिर वीर रस के हैं। तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, जिसका नाम है श्रृंगार रस। क्या होता है? श्रृंगार। श्रृंगार में संयोग होता है और वियोग इसके भी दो प्रकार के होते हैं। जहाँ संयोग होता है, मिलन होता है संयोग, और जहाँ बिछड़ते हैं एक दूसरे दूसरे क्या कहते हैं? वियोग। चलिए, तो जो कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के हैं भैया? तो आप कहेंगे श्रृंगार रस के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? हिंदी साहित्य का जो 9वां रस है वह कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का जो 9वां रस है वह है, ऑप्शन पहले आप बताइएगा। सुनिए ऑप्शन क्या है? भक्ति है, वात्सल्य है, वात्सल्य या वात्सल कहते हैं इसको, शांति कहते हैं, करुणा कहते हैं। क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। आप बताइएगा हिंदी साहित्य का जो 9वां रस माना गया है वो किसे माना गया है? तो जो ये ऑप्शन नंबर 7 है उसका जो राइट आंसर होगा आप सभी को पता होगा वो होगा शांत रस। कौन सा? शांति नहीं होता है, ये शांत होता है। क्या होता है? शांत रस होता है। कौन सा रस होता है भैया? शांत रस होता है। ठीक है, तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शांत रस। कौन सा रस? शांत रस। ठीक है, सुनिए भैया, हिंदी साहित्य का 9वां रस किसे माना गया है? तो शांत रस को माना गया। किसे माना गया है? शांत रस को माना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है? कोई भी जो छंद है वह किससे विभक्त रहता है? चरणों में, मतलब किसमें विभक्त रहता है? वह चरणों में रहता है या फिर नियति में रहता है, दोनों में रहता है, इसमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा ये किस में रहता है? चरण में भी रहता है और यति में भी रहता है। कहाँ रहता है? चरण में और यति दोनों में रहता है। अर्थात आप कह सकते हैं, देखिए जैसे कि मैं आपसे बात करूँ, इससे हम लोग कुछ सीखते हैं, चरण कमर बंधु हरी राई राई, उसके बाद फिर गामा देते फिर रहते हैं जा की कृपा, मतलब यहाँ ऐसे हम लोग कहते हैं। तो मतलब कि आपका एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो बीच में एक यति लगाते हैं हम लोग, समझ में आया? और एक जब खत्म होता है उससे एक चरण कहते हैं, दूसरा खत्म होता है तो एक यहाँ और दो होता है तो दो चरण लगाते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों में होता है। किस में होता है? दोनों में होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा भैया। ठीक है, 8 का क्वेश्चन नंबर क्या होगा? सी सही होगा। दोनों चरणों में भी यति में दोनों में विभक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आइए 9 देखते हैं। रहा निराला की कविता जूही की काली नहीं है, जूही की कली है। ये जूही की कली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूही की कली, जूही की कली, बताइए आप लोग मुझे इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? देखिए ये जूही की कली है, आप इसको बना लीजिएगा। क्या है ये? जूही की कली है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ। चलो बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? निराला की कविता जूही की कली किसका उदाहरण है? बता दीजिए। ऑप्शन आपके सामने है। वार्णिक छंद का है, मात्रिक छंद का है, मुक्तक छंद का है, मुक्त छंद या मुक्तक छंद, या फिर नॉन ऑफ दीज। इसमें से किसी का नहीं है। 9 का आंसर आप मुझे बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मुक्तक छंद का। किसका है? मुक्तक छंद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जो निराला की कविता है जूही की कली, वो किसका उदाहरण है? तो मुक्तक छंद का है। किसका भैया? मुक्तक छंद। आप जानते हैं जो छंद होते हैं उनको भी हम लोग वार्षिक छंद, मासिक छंद, मुक्तक छंद में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना भैया। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है जो चौपाई है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन है 11, 13, 16 और 15। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप सब पढ़े होंगे, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती है इसमें भैया। ठीक है ना। प्रत्येक चरण में जितनी भी चरण होते हैं सब में कितनी होती है? 16 मात्राएं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। चौपाई की कितनी मात्रा होती है? 16 मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है उपमा और उपमेय का अभेद कहलाता है। कह रहा है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। नेक्स्ट इज आप देख लीजिएगा भ्रांतिमान या उत्प्रेक्षा। भ्रांतिमान या उत्प्रेक्षा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आप मुझे बताइए कौन होगा? वो यही है। देखिए, अगर आपसे कभी कहे, मतलब कंपेयर करे, तुलना करे, क्या कहे? अभेद कह रहा है ना, मतलब कि जिसमें भेद ना हो। जैसे आप शेर हैं, आप क्या हैं? शेर हैं। तो इसका क्या हुआ? इसमें भेद नहीं हो पा रहा है ना। अगर इसमें भेद नहीं हो पा रहा है, अभेद है, तो इसे आप क्या कहेंगे? रूपक अलंकार। क्या है इसमें? रूपक अलंकार है। लेकिन अगर इसमें भेद हो जाए, जैसे आप शेर के समान हैं, तो वहाँ क्या हो जाएगा? वहाँ उपमा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान का भेद हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कर रहा है। भारत के समभारत, भारत के समभारत, इसमें कौन सा अलंकार है? अब बताइए, भारत के सम क्या है? भारत है। तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार होगा? भारत के सम क्या है? भारत है। इसमें आप जानते हैं रूपक, पहला ऑप्शन सुनिएगा, रूपक अलंकार, अनन्वय अलंकार, उपमा अलंकार या यमक अलंकार। तो भैया इसमें जो होगा ना, अनन्वय मतलब उसके समान, मतलब भारत के समान एक दूसरा भारत। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, अनन्वय। क्या हो गया? अनन्वय अलंकार होता है जिसमें समानता बताई जाती है। ठीक है ना भैया, मतलब उसके समान वही है। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 देखते हैं। करा श्री गणेश का विलोम क्या होगा? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि श्री गणेश का विलोम क्या होगा। तो आप बताइए मुझे। आपके सामने ऑप्शन है, श्री राधा होगा, बेवकूफ़ बना रहा है। देखिए क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है? बेवकूफ़ बना रहा है। कह रहा है कि श्री गणेश का विलोम श्री राधा होगा। दूसरा है विनाश, तीसरा है इतश्री, चौथा है नानाफ दीज। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया श्री गणेश मतलब होता है समाप्त, इतश्री, श्री गणेश मतलब होता है जैसे किसी चीज़ की शुरुआत करना, इतश्री मतलब होता है उसका समाप्त करना, इसकी शुरुआत, इसका क्या होता है? अंत होना। तो इतश्री होता है। क्या होता है? इतश्री। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द क्या है? पुल्लिंग है। ऑप्शन है मंजिल, भरमार, मर्यादा, पुलिंदा। तो बताइए इसमें से पुल्लिंग, देखिए आप जोड़ सकते हैं इसे, मंजिल, इतनी मंजिला बनाई गई, इतनी घर को इतना मंजिला बनाया गया, इतनी मंजिला बनाई गई। भरमार हो गई, इसकी तो क्या हो गई? भरमार हो गई। मर्यादा क्या कर सकते हैं? सॉरी भैया, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, कौन सा पुल्लिंग शब्द है पूछा जा रहा है? मंजिल है, भरमार है, मर्यादा है या पुलिंदा है। ठीक है भैया। तो कह रहे हैं अपनी मर्यादा में रहा कीजिए, या मर्यादा में रहना, ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है। और जो पुलिंदा होता है, क्या है? पुलिंदा जो होता है ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है पुल्लिंग शब्द। कौन सा हो जाता है? पुल्लिंग। तो इसका क्या होगा? पुलिंदा होगा। बाकी तो आप सब जानते हैं, अगर आप उसमें सब कुछ जोड़ जोड़ के सेंटेंस बनाए तो सब क्या होगी? स्त्रीलिंग में आ रही है। ठीक है ना? किस में आ रही है? स्त्रीलिंग में आ रही है। ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है। कह रहा है चिता के फूल किसकी रचना है? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराली की है। जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। आप इसको याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद जी की है, राम पीछ बेनी पूरी की है। चिता के फूल किसकी रचना है? तो ये जो रचना है देख लीजिएगा क्वेश्चन, फिर आगे चलते हैं। चिता के फूल किसकी रचना? सुमित्रानंदन पंत की है? नहीं। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, जयशंकर प्रसाद जी की है। जयशंकर में बड़ा वाला रहेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जयशंकर प्रसाद जी की है।
किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। इनका नाम रामवृक्ष बेनीपुरी की है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? रामवृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन नंबर डी होगा। चिता के फूल किसकी रचना है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की है। किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है। चलिए आगे भैया, बोलिए आगे चलें। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? कह रहा है स, क्या कर रहा है? स कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन, उष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। तो बताइए 16 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? जो 16 है उसका राइट आंसर क्या होगा भैया? स का कौन सा व्यंजन है? कौन सा व्यंजन है? स है, स है, आप जानते हैं इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इन्हें आप सब जानते हैं कि क्या कहते हैं हम लोग? इन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट हो जाएगा। स ख स है, ये वाला स ख स है, ये सब क्या आते हैं? उष्म व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? उष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है भैया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। ये क्वेश्चन अभी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा? अर्धविराम। अच्छा, ये कौन सा विराम है? देखिए, आपसे पूछा गया अर्धविराम कौन सा होगा? कौन सा होगा? अर्धविराम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है, तो आप कहेंगे, अच्छा अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये जो ए वाला है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। इसे अर्धविराम कहते हैं, लेकिन ये क्या है? अर्धविराम है। और ये क्या है? पूर्णविराम। ये क्या है? मतलब जिसे अभी आप वो रखते हैं ना, बिंदी रखते लगाते हैं, और ये जो हल्का सा तिरछा है, अगर ऐसे ये रहे तो इसे हम क्या कहते हैं? जो ऐसे बिंदु होता है उसे कहते हैं पूर्णविराम। क्या कहते हैं? पूर्णविराम होता है। ये अर्धविराम होता है, इसे डॉटेड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अर्धविराम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं, क्या है? आजन में कौन सा समास है? किसमें? आजन में कौन सा समास है? तो आप सबको पता होगा आजन। देखिए, अगर जहाँ कहीं भी आपको उपसर्ग दिखाई दे, क्या दिखाई दे? उपसर्ग अगर लगा हुआ दिखाई दे, तो हम वहाँ कहेंगे कौन सा अलंकार होता, ये कौन सा समास होता है? इसे जन्म, आ प्लस जन्म। अगर मैं कहूँ आज जन्म में, तो बताइए आप क्या लगा हुआ है यहाँ? यहाँ आगे जो लगता भी मैंने बताया उसे उपसर्ग कहते हैं, जो पीछे लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो आगे लगा हुआ है, तो आगे जिसमें भी लगा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है? आधे अधूरे किसकी प्रसिद्ध रचना है या सुप्रसिद्ध रचना है? आधे अधूरे, ऑप्शन देखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत की है, निराला जी की है, राकेश मोहन की है, महादेवी वर्मा की है। तो जो आधे अधूरे ये है, ये किसकी है भैया? मोहन राकेश की है, या राकेश मोहन आप कहते हैं। आधे अधूरे, क्या नाम है इसका? आधे अधूरे जो रचना है वह किसकी है? तो आप कहेंगे सर ये जो है वह राकेश मोहन की है या मोहन की है। क्वेश्चन क्या था? आधे अधूरे। क्या था? आधे अधूरे रचना। कौन सी रचना? आधे अधूरे। आधे अधूरे जो रचना है वह किसकी है? तो हम कहेंगे सर जो आधे अधूरे रचना है वह किसकी है? वह है राकेश मोहन जी की। किसकी है? राकेश मोहन जी की रचना है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्या कह रहा है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? कौन सा कोकिल? मैथिल कोकिला या मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो आप बताइएगा किसे कहा जाता है। ऑप्शन में आपके सामने है विद्यापति, अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई और हेमचंद। क्या नाम है? हेमचंद। देखिए अगर आप यहाँ से देखें ना, कोकिला, अगर आप कोकिल को क्या बना दीजिए? कोकिला बना दीजिए। तो यहाँ से एक मात्र व्यक्ति आपको दिखाई दे, विद्यापति। क्या दिखाई दे रहे हैं? विद्यापति। तो विद्यापति जो हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? मैथिल कोकिला कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। अमीर खुसरो आप जानते हैं खड़ी बोली के जनक कहा जाता है, इनको जानते हैं। चंद्रबरदाई जी किसके दरबार में रहते थे? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे आंसर दीजिएगा।
कि चंद्रबरदाई जो थे वो किसके दरबार में थे, इनकी पुस्तक का क्या नाम है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ये आपका 20 क्वेश्चन थे भैया, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको वीडियो जैसी भी लगी हो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो जैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अपने दोस्तों के, अपने मित्रों के पास को शेयर करें, और आपके जितने भी पढ़ने वाले मित्र हों, दोस्त हों, रिश्तेदार हों, रिलेशन वाले हैं, सबके पास शेयर करिए। और वीडियो को आप लाइक करें, इसको दूर दूर तक शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी इसे पहुँचाएं भैया। ठीक है, चलिए इसी के साथ में बाड़ी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान।